Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with the chapter Issue, Forfeiture and Reissue of Shares. इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है 15 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसका फर्स्ट पार्ट विल बी फ्रॉम दिस चैप्टर इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर है सच हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर हमने क्लास 12 में ऑलरेडी कर लिया है। तो बेसिकली एक रिवीजन जैसा ही है। एंड यस, दो एक जगह नया एडजस्टमेंट्स है जो कि अपने सीखेंगे क्लास में, राइट। तो अपने स्ट्रेट अवे सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग टुडेज क्लास विथ इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 1 में जो है बेसिकली बैलेंस शीट बनाना है, जो कि एग्जाम में नहीं आता बिकॉज आपके सिलेबस में कंपनी फाइनल अकाउंट्स नहीं है। तो आपको एग्जाम में बैलेंस शीट नहीं पूछेगा। तो इलस्ट्रेशन 1 में बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन शो करना था, तो वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए इलस्ट्रेशन 1 को स्किप कर रहे हैं। बट यस, नॉलेज पर्पस के लिए हम लोग एक बार इलस्ट्रेशन 1 को एंड उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अभी सीधा हम लोग इलस्ट्रेशन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में अपने को बेसिक क्वेश्चंस मिलेगा एंड धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हमारा स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा। सो इलस्ट्रेशन 2 बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस for 10,000 equity shares of rupees 50 each। यानी कंपनी ने कितना शेयर्स इशू किए? 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए एंड एक शेयर का फेस वैल्यू रुपीज 50 है। जिस अमाउंट के आगे ओ एफ ऑफ लिखा हुआ है वो फेस वैल्यू होता है। सो फेस वैल्यू एक शेयर का रुपीज 50 है, पार वैल्यू नॉमिनल वैल्यू जो बोल लो। पेबल ऑन एप्लीकेशन मनी रुपीज 15, allotment money rupees 20, first and final call money rupees 15। so application money plus allotment money plus first and final call money तीनों को ऐड करके रुपीज 50 आ रहा है। यानी शेयर्स आर इशूड एट पार। applications were received for 10,000 shares। एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है और कंपनी ने भी 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया। तो कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट करेगा इन 10,000 एप्लीकेशंस पर। लिखा हुआ इसमें ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर। यानी जितना शेयर्स के लिए एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था उनको उतना ही शेयर्स अलॉट हुआ है। एंड द इंस्टॉलमेंट मनी ये एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ये सारे इंस्टॉलमेंट मनी है। वॉज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 into 15, then share application account debit to share capital account 10,000 into 15, then allotment money due करेंगे, share allotment account debit to share capital account 10,000 into 20, then bank account debit to share allotment account 10,000 into 20। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, share first and final call account debit to share capital account 10,000 into 15, then share first and final call को रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 into 15। क्लियर? चलो अभी इलस्ट्रेशन 3।
इलस्ट्रेशन 3 में डेट्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब अपने जर्नलाइज कर रहे हैं सो साथ में डेट भी देना होता है। तो कौन से एंट्री में कौन सा डेट देना है, यानी कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से डेट में हुआ है, ये इसमें पकड़ने पकड़ने का है, समझने का है। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन 3 डेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को डेट्स का ज्ञान देगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से डेट में होता है, ये कैसे समझना है। सो ऑन 1 April 2021, A Limited issued 43,000 shares of ₹100 each. सो ए लिमिटेड ने कितना शेयर्स इशू किया है? 43,000 शेयर्स इशू किया है ऑफ ₹100 ईच, मतलब एक शेयर का फेस वैल्यू ₹100 है। पेबल एज फॉलोज: 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन 1 October 2021। ये क्या है? फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी 1 October 2021 को कंपनी फर्स्ट कॉल मनी मांगेगा, यानी द फर्स्ट कॉल मनी बिकम्स ड्यू ऑन 1 October 2021। देन ₹25 ऑन 1 February 2022। ये फाइनल कॉल मनी है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ₹25। ये कब ड्यू होगा? 1 Feb 2022 को, यानी फाइनल कॉल विल बिकम ड्यू ऑन 1 Feb 2022। बाय 20th May 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड, यानी एप्लीकेशंस कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है? 40,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है। बट कंपनी ने कितना शेयर्स इशू किया था? 43,000 शेयर्स इशू किया था। 43,000 शेयर्स इशू किया था, बट एप्लीकेशंस 40,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी जब कमती नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करता है, जितना शेयर्स इशू हुआ है उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करता है, उसको अपने अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सो पब्लिक ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो इनको 40,000 शेयर्स ही अलॉट करेगा कंपनी। तो अपने को सारा एंट्रीज 40,000 शेयर्स के लिए करना है। अप्लाई कब किया? बाय 20th May, यानी 20th May को अपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 into 20, एंड ऑल एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड। सारा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो चुका है, तो इसीलिए हमने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 into 20। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 June। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 June। जब अलॉटमेंट होता है ना, तो उस टाइम दो एंट्रीज पास करते हैं अपने। जिस डेट में अलॉटमेंट होता है, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट 2 एंट्रीज आर पास्ड। क्या है वो? अलॉटमेंट, शेयर्स अलॉट हुए, यानी जो एप्लीकेंट्स ने शेयर्स अप्लाई किया था उनको शेयर्स अलॉट हुए। सो अलॉटमेंट का एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस चीज को दिमाग में रखना कि अलॉटमेंट का एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिकॉज जो शेयर एप्लीकेंट्स है उनको कंपनी शेयर्स अलॉट कर रहा है, तो कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज, क्रेडिट। एंड ये जो एप्लीकेंट्स है
दे आर बीइंग अलॉटेड शेयर्स, तो दे आर द रिसीवर। सो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इज द जर्नल एंट्री फॉर allotment of shares. So पहले शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 20। देन जैसे ही शेयर्स अलॉट हो गया है तो कंपनी उसी डेट में अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगा, यानी अलॉटमेंट मनी का रुपया मांगेगा। So allotment money due का entry is share allotment account debit to share capital account 40,000 into 30। ठीक है, तो फिर से जिस डेट में, जिस डेट में अलॉटमेंट हुआ है 1 जून को, उस दिन दो एंट्रीज पास होगा। नंबर 1, सबसे पहले एंट्री फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट का एंट्री क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 20। नंबर 2, अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री पास करेंगे। क्या होगा एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 30। All sums due on allotment were received on 15th July. अलॉटमेंट मनी रिसीव कब हुआ है? 15th जुलाई को। तो नेक्स्ट एंट्री 15th जुलाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 इंटू 30। देन अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के बाद द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा। एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किस दिन होगा? दिया हुआ पहले क्वेश्चन में 1 अक्टूबर 2021। तो 1 अक्टूबर 2021 को अपने फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करेंगे। एंट्री पास होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 25। देन फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करना है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? दोज ऑन फर्स्ट कॉल मनी वर रिसीव्ड ऑन 20th अक्टूबर। सो 20th अक्टूबर को फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ है। सो 20th अक्टूबर वाले डेट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 इंटू 25। देन फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल का ड्यू डेट इज 1 फरवरी 2022। सो 1 Feb 2022 को शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 25। एंड देन इसके बाद फाइनल कॉल को रिसीव करना है। क्वेश्चन में आगे कोई डेट दिया हुआ नहीं है, और इसके बाद ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च 2022 को। तो अपन क्या करेंगे? 31 मार्च 2022 को फाइनल कॉल रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 इंटू 25। क्लियर है? Illustration 4. Pantha Limited invited applications for 50,000 equity shares, यानी पंथ लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है at ₹50 each, which were payable as on application 20, allotment 10, first and final call 20। 50 रुपए का हिसाब मिल गया। 50 रुपया फेस वैल्यू है, और कंपनी ने शेयर्स फेस वैल्यू पर इशू किया है, एट पार इशू किया है। 50 रुपए का फेस वैल्यू है, इसको कंपनी ने कैसे कैसे मांगा है? एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 10, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20। तो हो गया 20 + 10 + 20 इज इक्वल टू 50।
द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स। कंपनी ने कितना शेयर्स इशू किया था? 50,000 शेयर्स इशू किया था। बट कंपनी को एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है? 60,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है, यानी 10,000 एक्सेस एप्लीकेशंस। सो क्या लिखा हुआ है? द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। क्योंकि कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किया है, तो कंपनी 50,000 शेयर्स अलॉट कर पाएगा। तो इसीलिए डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड द रेस्ट। रेस्ट यानी बाकी 10,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। द कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स। सो 10,000 एप्लीकेशंस पर जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उसको कंपनी रिफंड कर देगा। राइट, क्लियर? ये वाला पॉइंट अपने कर रहे हैं डिस्कस, बट उससे पहले तो एप्लीकेशंस मनी कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुआ था? 60,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ था। तो एक एक करके जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 इंटू 20। तो 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 इंटू 20। 60,000 एप्लीकेशंस में से कंपनी ने 50,000 एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया, बाकी 10,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करके उन एप्लीकेशंस पर जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उनको कंपनी रिफंड कर देता है। तो रिफंड का एंट्री विल बी उल्टा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 इंटू 20। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 इंटू 20, यानी अभी कंपनी के पास केवल 50,000 एप्लीकेशंस का रुपया है। तो इन 50,000 एप्लीकेशंस पर कंपनी 50,000 शेयर्स अलॉट करेगा। शेयर्स अलॉट करने का एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 20। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 20। जैसे शेयर अलॉट हो गया, सेम डेट द अलॉटमेंट मनी विल बिकम ड्यू। अलॉटमेंट मनी एक शेयर पर 10 रुपया। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 10। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया 50,000 शेयर्स पर 10 रुपया के हिसाब से। बट आगे क्या दिया हुआ है? अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने शेयर्स पर हुआ था? 50,000 शेयर्स। बट अलॉटमेंट मनी रिसीव केवल 45,000 शेयर्स पर हुआ है, यानी 5,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है, अरियर्स में है। तो इसको अपने बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। कितने अमाउंट का कॉल्स इन अरियर है? 50,000 इंटू 5,000 इंटू 10। 5,000 इंटू 10, 50,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ था 50,000 शेयर्स पर, क्योंकि कंपनी ने 50,000 शेयर्स अलॉट किया था। बट अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ केवल 45,000 शेयर्स पर, यानी 5,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, अरियर्स में है। इनको हम कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। तो कॉल्स इन अरियर का अमाउंट बताओ, 5,000 इंटू 10। तो ये कंपनी को पाना है। पाना है किससे?
अलॉटीज से, शेयर होल्डर से। सो कंपनी को ये रुपया मिलने का है, रिसीवेबल है, तो डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री पास होगा? अलॉटमेंट, क्या एंट्री पास होगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव 45,000 शेयर्स पर हुए, तो क्या एंट्री पास करेंगे अपने? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट किसके लिए? 45,000 शेयर्स पर जो अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है उसके लिए। सो बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 इंटू 10, यानी जितना अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है 45,000 इंटू 10, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 10, जितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो जो अमाउंट रिसीव हो गया उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, एंड जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 इंटू 10, calls in arrear account debit 5,000 into 10 to share allotment account 50,000 into 10। क्लियर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रेस्पेक्ट में एज सच आगे कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन यहीं पर एंड है। तो अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए कोई एंट्री पास नहीं करे, बिकॉज आगे कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं। इंफॉर्मेशन एज एन कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रुपया कितने शेयर्स पर रिसीव हुआ है एंड कितने शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ। तो एज सच इसका कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री अभी फिलहाल पास नहीं कर रहे, अलॉटमेंट मनी तक ही। देन इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 दो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इस टाइप का क्वेश्चन भी हम एग्जाम में देखते हैं, आता है इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में। क्यों? बिकॉज इधर में इस क्वेश्चन में हम लोग को कैश बुक भी प्रिपेयर करना है। कैश बुक क्या है? इट इज अ डे बुक, एक सब्सिडियरी बुक है जिसमें अपने कैश एंड बैंक का जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, यानी कैश एंड बैंक का ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। कैश एंड बैंक का ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, और कैश बुक का फॉर्मेट एक लेजर अकाउंट की तरह है। तो कैश बुक में ही कैश एंड बैंक अकाउंट का लेजर भी मेंटेन हो जाता है। तो कैश बुक को हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। तो कैश बुक का डुअल रोल है, कैश बुक सर्व्स एज अ सब्सिडियरी बुक एंड ऑल्सो एज अ प्रिंसिपल बुक, यानी जिसमें जर्नल और लेजर दोनों एक साथ। सो कैश बुक में अपने कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रिपेयर द कैश बुक and journalize the remaining transactions in the books of the company। यानी क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या करना है इस क्वेश्चन में? कैश एंड बैंक का जो ट्रांजैक्शंस है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, एंड जिस ट्रांजैक्शन में कैश एंड बैंक इफेक्ट नहीं हो रहे उसके लिए हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाकर इस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। यानी क्या समझे, करना अपने को हम लोग को जर्नलाइज ही है, बट कैश एंड बैंक के ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, एंड जिन ट्रांजैक्शंस में कैश एंड बैंक इफेक्ट नहीं हो रहा है उनका जर्नल एंट्री हम लोग जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्लियर? देखो डिस्कस करते समझ में आ जाएगा। द दिल्ली आर्टवेयर issued 50,000 equity shares
50,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू के ऑफ ₹100 ईच, 100 इज फेस वैल्यू, and also issued 1 lakh preference shares of ₹100 each, यानी 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू किए, ₹100 फेस वैल्यू है। इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट बोला हुआ है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी। देन नेक्स्ट, all these shares were subscribed, मतलब पब्लिक ने कंपनी के 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई किया एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब हो चुके हैं, अलॉट हो चुके हैं, एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं, अलॉट हो चुके हैं। फाइनल कॉल was received on 42,000 equity shares and 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स। फाइनल कॉल के टाइम गंडोगोल हो गया। फाइनल कॉल के टाइम फाइनल कॉल केवल 42,000 इक्विटी शेयर्स पर रिसीव हुआ, जबकि कितना इक्विटी शेयर्स अलॉट हुआ था? 50,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट हुआ था, बट फाइनल कॉल केवल 42,000 इक्विटी शेयर्स पर रिसीव हुआ, यानी 8,000 इक्विटी शेयर्स पर फाइनल कॉल के लिए कॉल्स इन अरियर। सिमिलरली फाइनल कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स, जबकि 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट हुआ था, बट फाइनल कॉल केवल 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स पर रिसीव हुआ है, यानी 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स पर फाइनल कॉल का कॉल्स इन अरियर। ठीक है, तो जो भी कॉल्स इन अरियर हुआ है वो फाइनल कॉल के टाइम हुआ है, फर्स्ट कॉल के टाइम सारा हिसाब क्लियर है। तो डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें 2 शेयर्स का एंट्री पास करना है, तो अपने को हर एक एंट्री के लिए शेयर का नाम यूज करना है। जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी नाम यूज करना है बिकॉज उसमें दोनों टाइप के शेयर्स इश्यू है। ठीक है, सो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, एक चीज है कि जैसे दो 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 ठो शेयर्स है और दोनों शेयर्स इशू है, सब्सक्राइब हुआ, अलॉट हुआ है, दोनों के लिए जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट वर्क हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे आंसर बुक के एक पेज में कैश बुक बनेगा, सेकंड पेज में जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट, जिसमें केवल हम इक्विटी शेयर्स का एंट्रीज पास करेंगे, एंड देन उसके नेक्स्ट पेज में प्रेफरेंस शेयर्स का जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो ऐसे थोड़ा फास्ट हो जाएगा करने को। तो अगर हम इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के लिए एक ही एंट्रीज पास करें कंबाइन करके, तो उसमें बहुत दिमाग लगेगा, टाइम जाएगा एंड मिस्टेक होने का चांस है। तो अपना काम को आसान एंड कम टाइम में करने के लिए स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। तो स्मार्ट वर्क हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे? एक पेज में कैश बुक, पहले कैश बुक का फॉर्मेट रेडी कर लो। ट्रिपल कॉलम डबल कॉलम जैसा कुछ नहीं है, सिंपल एक कैश अकाउंट की तरह है। ऊपर में नाम लिखना है कैश बुक, फॉर्मेट एकदम कैश अकाउंट की तरह है, लेजर अकाउंट की तरह है। देन नेक्स्ट पेज में जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट, जिसमें हम इक्विटी शेयर्स का एंट्रीज पास करेंगे, एंड उसके नेक्स्ट पेज में जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट, जिसमें हम प्रेफरेंस शेयर्स का एंट्रीज पास करेंगे।
तो अभी अपने क्लास में इक्विटी शेयर्स का एंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। घर में क्या करना है आपको, प्रेफरेंस शेयर्स का एंट्रीज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्लास में इक्विटी शेयर्स का एंट्रीज को ही डिस्कस कर रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 25। ये एंट्री कहां पास होगा, कैश बुक में, कैश बुक में। सो कैश बुक के डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। देन इक्विटी शेयर्स अलॉट करेंगे, अलॉटमेंट का एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 25। देखो इस एंट्री में कैश या बैंक अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में रिकॉर्ड होगा। ये लोग आप, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, समझ में आना। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश बुक में रिकॉर्ड करना अपने को आता है, बिकॉज कैश बुक का एक डेडिकेटेड चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। तो कैश बुक इज जस्ट अ कैश अकाउंट, डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रिकॉर्ड हो गया वो। देन शेयर्स अलॉटमेंट का एंट्री इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें कैश अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये जिनल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड होगा। देन अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 20। ये कहां पर रिकॉर्ड होगा, जर्नल के फॉर्मेट में, बिकॉज इसमें कैश एंड बैंक इफेक्ट नहीं हुआ। देन अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। तो कैश बुक के डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 इंटू 20। फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 30। ये जर्नल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड होगा। देन फर्स्ट कॉल मनी अपने रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 इंटू 30, क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। देन फाइनल कॉल को ड्यू करना है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें दोनों शेयर्स इशू है तो नाम यूज करना है। सो इसीलिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 25। इसमें बैंक अकाउंट नहीं है तो जनरल के फॉर्मेट में इसको रिकॉर्ड करेंगे। देन फाइनल कॉल को रिसीव करने का एंट्री, ध्यान से सुनो, फाइनल कॉल को रिसीव करने का एंट्री, फाइनल कॉल इक्विटी शेयर्स के रिस्पेक्ट में केवल 42,000 इक्विटी शेयर्स पर रिसीव हुआ है। सो बैंक में केवल 42,000 इक्विटी शेयर्स का फाइनल कॉल रिसीव हुआ है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 42,000 इंटू 25। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 50,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट हुआ था, उसमें से केवल 42,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल मनी रिसीव हुआ है, यानी रिमेनिंग 8,000 शेयर्स पर कॉल्स इन अरियर फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ।
तो वो कंपनी को रिसीव होगा, होने का है, रिसीवेबल है, पाएगा कंपनी, तो डेबिट 8,000 इंटू 25। टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना? 50,000 इंटू 25। ये एंट्री है। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करें? कैश बुक में बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी कैश बुक के डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 42,000 इंटू 25, एंड देन जर्नल के फॉर्मेट में कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 8,000 इंटू 25। सो कैश बुक के डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 42,000 इंटू 25, एंड जर्नल के फॉर्मेट में calls in arrear account debit to equity share final call account 8,000 into 25। क्लियर है? आपको कॉल्स इन अरियर का एंट्री रिकॉर्ड करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, है ना? इन लोगों ने नहीं किया, बट अपने को करना है एग्जाम में। क्यों नहीं किया उसका कोई एक रीजन है, जो अभी क्लास में डिस्कस करके टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। बट अपने को क्या याद रखना है कि एग्जाम में अपने को कॉल्स इन अरियर का एंट्री पास करना है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 8,000 इंटू 25, कहां पर? इस जर्नल के फॉर्मेट में। तो इसी तरीके से हम प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? नाउ इलस्ट्रेशन 6, on 1st October 2022, Pioneer Equipment Limited received applications for 2,50,000 equity shares of rupees 100 each, यानी 2,50,000 इक्विटी शेयर्स इशू हुआ है। और इन पर एप्लीकेशंस कब रिसीव हुआ? 1 अक्टूबर 2022 को, ऑफ रुपीज 100 ईच, मतलब एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है। टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ये 25% सिक्योरिटीज प्रीमियम का परसेंटेज है। ये 25% हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। फेस वैल्यू एक शेयर का 100 रुपये, 100 रुपये का 25% 25 रुपीज, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम एक शेयर पर 25 रुपये है। फेस वैल्यू 100 रुपये है, यानी कंपनी ने कितने प्राइस पर, व्हाट इज द इश्यू प्राइस? 100 plus 25 is 125 is the issue price. So the shares are issued at a premium, यानी शेयर्स जब फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर इश्यू होता है, we say that shares are issued at a premium and that excess amount is called securities premium. So इसमें securities premium 25 है, इश्यू प्राइस 125 है। तो इश्यू प्राइस रुपीज 125 है, यानी कंपनी को एक एक शेयर पर 125 करके मिलेगा। कैसे? एप्लीकेशन पर 25 रुपया, अलॉटमेंट मनी रुपीज 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम इज रुपीज 25, यानी 75 में 25 रुपीज प्रीमियम का है, तो बाकी बचा 50 इज टूवर्ड्स कैपिटल। यानी अलॉटमेंट मनी का ब्रेकअप, अलॉटमेंट मनी पर शेयर इज रुपीज 75, जिसमें से 25 टूवर्ड्स प्रीमियम एंड 50 टूवर्ड्स कैपिटल।
ठीक है, तो हिसाब लगा रहे थे अपने, 125 का इश्यू प्राइस है, 125 में से एप्लीकेशन मनी 25, अलॉटमेंट मनी 75, बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये कॉल मनी। तो कॉल मनी का अमाउंट कितना हो गया, 125 माइनस 25 माइनस 75 इज इक्वल टू 25, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹25 का है। क्लियर? The shares were allotted by the company on October 20, 2022. ओके, तो एंट्रीज पास करना अपने को। क्या एंट्रीज पास करें, डेट्स इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 2022 को एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,50,000 into 25. Then shares were allotted by the company on October 20, 2022. जिस डेट में शेयर्स अलॉट होता है उस डेट में दो एंट्रीज पास करते हैं। नंबर 1, शेयर अलॉटमेंट का एंट्री। शेयर अलॉटमेंट का क्या एंट्री पास होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 into 25। देन नंबर 2, दूसरा एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू का एंट्री। अलॉटमेंट मनी एक शेयर पर ₹75 है, तो कंपनी को 75 पाना है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 into 75। 75 में से ₹50 कैपिटल के लिए है, ₹25 प्रीमियम के लिए। तो ₹50 जो कैपिटल के लिए वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, एंड ₹25 जो प्रीमियम के लिए वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा। यानी क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना से क्रेडिट होगा, 2,50,000 into 50, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना से क्रेडिट होगा, 2,50,000 into 25। ओके, सो क्या एंट्री पास हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 into 75। नहीं, पहले ड्यू का एंट्री पास करे थे ना अपने, ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 into 75, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 into 75, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 into 50, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,50,000 into 25। क्लियर? So equity share allotment account debit to equity share capital account to securities premium account. The allotment money was received duly on October 31, 2022. So ये जो allotment money हमने ड्यू किया था अक्टूबर 20 को, ये रिसीव कब हुआ, अक्टूबर 31 को। तो अक्टूबर 31 को हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000 into 75। कॉल मनी के रेस्पेक्ट में आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, तो हम यहीं पर स्टॉप हो जा रहे हैं। डन। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 7 प्रोरेटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है, ये अपने करेंगे थोड़ी देर में।
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 8. Shreyas Limited did not receive the first call on 10,000 equity shares at rupees 3 per share, which was due on 1/7/2021. सो 1/7/2021 को श्रेयस लिमिटेड को 10,000 इक्विटी शेयर्स पर ₹3 का फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो ये कॉल्स इन एरियर है. कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000 इंटू 3. कब होगा एंट्री पास? 1/7/2022. This amount was received on 1/4/2022. तो कॉल्स इन एरियर का रुपया कब रिसीव हुआ? 1/4/2022. सो 1/4/2022 को क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3 टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट. सो जब कॉल्स इन अरियर होता है तो एंट्री है कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000 इंटू 3 30,000. एंड जब रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 30,000. देखो, जब कोई शेयर होल्डर कॉल का रुपया ड्यू डेट तक नहीं पे करता है तो वो बन जाता है कॉल्स इन अरियर. आउटस्टैंडिंग अमाउंट है टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर. ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर पर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी बिकॉज शेयर होल्डर ने ड्यू डेट में कॉल का रुपया नहीं दिया, लेट कर दिया, तो लेट करने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा कंपनी. किससे? शेयर होल्डर से. तो ये जो इंटरेस्ट है ये कंपनी के लिए इनकम है. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए इनकम है. किससे मिलेगा ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर? शेयर होल्डर से. तो इंटरेस्ट को ड्यू करने का एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगा? इंटरेस्ट इनकम है और ये किससे रिसीव करेगा कंपनी? शेयर होल्डर से. तो शेयर होल्डर से कंपनी को इंटरेस्ट का रुपया पाना है. शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट. ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर ड्यू करने का एंट्री कैसे रिकॉर्ड हुआ? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज कंपनी को शेयर होल्डर से ये इंटरेस्ट का रुपया रिसीवेबल है तो डेबिट. शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इनकम है बोलकर क्रेडिट. क्लियर है? एंड देन जब ये इंटरेस्ट का रुपया रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, बिकॉज ये इंटरेस्ट का रुपया किससे रिसीव हुआ? शेयर होल्डर से. हु इज द गिवर? शेयर होल्डर. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट. आई बात समझ में? एंड ये इंटरेस्ट इनकम है तो हर इनकम के अकाउंट का अल्टीमेट डेस्टिनी इज वो कहां पर जाकर क्लोज हो जाता है ईयर के एंड में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो ये कॉल्स इन अरियर का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इनकम, इसको भी हम इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट. सो एंट्री पास होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर है? आई बात समझ में? तो देखो, जब भी कॉल्स इन अरियर होता है
इंटरेस्ट का रिवीजन करवाएंगे। अभी इंटरेस्ट का डिस्कशन किया, उसको एक और बार रिवाइज करवाएंगे। बट एक बार स्टार्टिंग से सुनो, कॉल्स इन एरियर का पूरा हिस्ट्री सुनो। जब कॉल्स इन एरियर होता है, यानी शेयर होल्डर ने ड्यू डेट पर कंपनी को कॉल का रुपया पे नहीं किया, तो ये बन गया कॉल्स इन एरियर। तो इसको कंपनी कैसे रिकॉर्ड करता है? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। एंड जब ये कॉल का रुपया रिसीव हो जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर का पैसा कुछ दिन बाद रिसीव हुआ है, यानी लेट रिसीव किया है कंपनी ने, तो कंपनी इस पर अपने शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये कंपनी के लिए इनकम है। तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। ये इंटरेस्ट का रुपया कंपनी को शेयर होल्डर से मिलने वाला है। रिसीवेबल फ्रॉम शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। एंड जब ये इंटरेस्ट का रुपया रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। शेयर होल्डर से रिसीव है, शेयर होल्डर गिवर क्रेडिट। अब ये इंटरेस्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। अल्टीमेट डेस्टिनी इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन दी अदर साइड कई बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डर कॉल का रुपया एडवांस में दे देते हैं, यानी ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट से पहले, यानी से सपोज अलॉटमेंट मनी के साथ फर्स्ट कॉल मनी दे दिया, तो कॉल्स इन एडवांस। यानी एडवांस में कंपनी को कॉल का रुपया रिसीव हो गया। एडवांस में कुछ भी रुपया जब कंपनी को रिसीव होता है, तो वो कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, एक लाइबिलिटी है वो। तो कॉल्स इन एडवांस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है। एडवांस में रुपया रिसीव हुआ है तो कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। देन जिस कॉल के लिए एडवांस रिसीव हुआ था, जब वो कॉल ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल मनी का रुपया अलॉटमेंट मनी के साथ रिसीव हुआ, अलॉटमेंट मनी के टाइम रिसीव हुआ, तो उस टाइम एंट्री पास हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अभी जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, यानी जिस कॉल के लिए एडवांस मिला था वो कॉल ड्यू हो जाएगा, तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, ये कॉल्स इन एडवांस को हम एडजस्ट कर देंगे अगेंस्ट दैट कॉल। बिकॉज पहले से रिसीव हो चुका है, तो वो अभी एडजस्ट हो जाएगा। शेयर होल्डर को से और कुछ नहीं पाना है। तो अभी ये एडवांस का रुपया हम एडजस्ट करेंगे कॉल मनी के अगेंस्ट। तो एंट्री क्या पास होगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस को आप एडजस्ट कर रहे हैं, यानी आपका लाइबिलिटी अब एंड हो जा रहा है, बिकॉज कॉल ड्यू हो चुका है। तो जब कॉल ड्यू होगा, तो वैसे भी कंपनी को शेयर होल्डर से वो रुपया रिसीव करने का था, पहले रिसीव हो चुका है, तो अब उसका ड्यू डेट आ गया, तो कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी खत्म। लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, तो इसीलिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर? तो कॉल्स इन एडवांस के लिए दो एंट्री। सबसे पहले जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। देन सेकेंड, जिस कॉल के लिए एडवांस रिसीव हुआ था, जब वो कॉल ड्यू होगा, तो उसके ड्यू डेट में ये ये कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो जाएगा, तो एंट्री पास होगा शेयर, एंट्री पास होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, या जो भी कॉल है।
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ये जो एंट्री। अब इधर में कंपनी को कॉल का रुपया एडवांस में रिसीव हो रहा है, तो इस केस में तो कंपनी को इंटरेस्ट देना चाहिए अपने शेयर होल्डर को। तो ये केस में जो इंटरेस्ट है, बिकॉज अगर कॉल्स इन अरियर में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट देगा कंपनी शेयर होल्डर्स को। तो ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है टू बी पेड टू द शेयर होल्डर। तो इसको कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेगा? इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या पास होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। एंड जब ये इंटरेस्ट का रुपया कंपनी पे कर देगा शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर रिसीवर, बैंक से रुपया गया तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? अब एक खास बात, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट जहां तक एक क्वेश्चन में दे देगा, बट अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है, बिकॉज इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने के लिए इंटरेस्ट का रेट चाहिए, तो जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट का रेट हम लोग उधार लेंगे। कहां से लेंगे? टेबल एफ से, कंपनीज एक्ट के टेबल एफ से लेंगे। टेबल एफ में क्या रेट बताया हुआ है? अरियर के लिए 10% है एंड एडवांस के लिए 12% है। इस रेट को याद कैसे करना है? कैसे इसका हैक किया? हम लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स कब कब दिए थे? बोर्ड एग्जाम्स दिए थे क्लास 10 में एंड देन क्लास 12 में। कौन से क्लास में आप एडवांस लेवल का पढ़ाई किए थे? क्लास 12 में एडवांस लेवल का पढ़ाई किए थे, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12%, सो इंटरेस्ट इन कॉल्स इन अरियर, अरियर मतलब बैकवर्ड थे आप क्लास 10 में, सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर 10%। अच्छा एक चीज भूल गया मैं, ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको भी क्या करना है? ईयर के एंड में क्लोज कर देना है बाय ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंस है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? तो अब एक इलस्ट्रेशन 9 करते हैं। आ जाओ। रश्मि लिमिटेड issued at par 1 lakh equity shares of rupees 10 each। 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया है, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। ₹2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, एंड बैलेंस बताओ। 2.5 प्लस 3 प्लस 2 इज 7.5, 10 minus 7.5 is 2.5, तो बैलेंस ऑन फर्स्ट फाइनल कॉल इज 2.5। All the shares were fully subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 shares, Mr. Nair के पास 10,000 shares है, paid full remaining amount on first call itself। फर्स्ट कॉल के टाइम ही मिस्टर नायर ने 10,000 शेयर्स पर पूरा अमाउंट रिमेनिंग जो होता है वो पे कर दिया। अब खुद ही सोचो, फर्स्ट कॉल के बाद रिमेनिंग अमाउंट
क्या चीज का होगा? फाइनल कॉल का। यानी फाइनल कॉल का रुपया मिस्टर नायर ने फर्स्ट कॉल के टाइम ही दे दिया है। तो फर्स्ट कॉल के टाइम 10,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल का 2.5 के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद फाइनल कॉल हुआ है। ठीक है। सो 3 महीने बाद ये कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होगा। तो ये 3 months के लिए द कंपनी इज टू पे इंटरेस्ट टू मिस्टर नायर, जो कि कंपनी के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर नायर। क्लियर? आगे डिस्कस करें। सो 3 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 3 months का इंटरेस्ट एक बार निकाल लेते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 3 रुपया कर, नहीं 2.5 रुपया, 2.5 करके कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट 12%। 12%। 3 months का इंटरेस्ट बताओ। 25,000 इंटू 12%, 750। 750 इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। एक बार कैलकुलेट करके रख लिए, आगे एंट्रीज डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड यानी सब बाकी सब जन से फाइनल कॉल का रुपया रिसीव हो चुका है, एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 1,000 शेयर्स who paid his due amount after 2 months। फाइनल कॉल का रुपया सबसे रिसीव हो गया था सिवाय एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर्स था। उसने अपना फाइनल कॉल का रुपया 2 months बाद दिया। यानी जब फाइनल कॉल ड्यू हुआ था तो 1,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल का रुपया रिसीव नहीं हुआ था। तो उस टाइम 1,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल का रुपया वॉज कॉल्स इन अरियर। जब कॉल ड्यू हुआ था, रिसीव नहीं हुआ था कंपनी को, तो उस टाइम कॉल्स इन अरियर। बाद में रिसीव हुआ तो बाद में कॉल्स इन अरियर को रिसीव करने का एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। 2 months के बाद रिसीव अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट के साथ। अब शेयर होल्डर ने 2 महीने बाद कॉल का रुपया दिया, तो कंपनी शेयर होल्डर से 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये कंपनी के लिए इनकम है। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अब 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,000 शेयर्स है, फाइनल कॉल का 2.5 रुपया, ये टोटल अमाउंट हुआ, इनटू अरियर का इंटरेस्ट रेट 10%। 2 months का इंटरेस्ट निकाल लो। 41.66। 41.66 करेक्ट। 41.67। हाँ ठीक है, ये हुआ। तो अभी एक एक करके अपने एंट्रीज पास करेंगे। तब कंपनी लिखा हुआ इसमें, द कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर। यानी इंटरेस्ट वो दिया था एडवांस के लिए मिस्टर नायर को, एंड इंटरेस्ट रिसीव किया है अरियर में। ये तो लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर ने इंटरेस्ट के साथ कॉल्स इन का रुपया दिया था। सो कंपनी को कॉल्स इन अरियर पर इंटरेस्ट मिला है और कंपनी ने कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट दिया है। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। एक एक करके एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू 2.5, 2,50,000। देन उसके बाद शेयर्स को अलॉट करने का एंट्री, अलॉटमेंट का एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
2,50,000. देन शेयर्स अलॉट करने के बाद अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू. तो अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने का एंट्री इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 3 लाख. देन अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख. देन फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2 लाख. शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू किया. देन फर्स्ट कॉल रिसीव करने का एंट्री. फर्स्ट कॉल सभी शेयर्स पर रिसीव हो चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख. एंड जिस टाइम फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ था उसी टाइम मिस्टर नायर से 10,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल का कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ था. लिखा हुआ क्वेश्चन में मिस्टर नायर who held 10,000 shares paid full remaining amount on first call itself. यानी फर्स्ट कॉल के टाइम रिमेनिंग अमाउंट क्या बनता है? फाइनल कॉल का रुपया. रिमेनिंग अमाउंट मतलब फाइनल कॉल का रुपया. फर्स्ट कॉल के बाद द रिमेनिंग अमाउंट इज फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल का रुपया मिस्टर नायर ने पे कर दिया. पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट. सो मिस्टर नायर पेड फाइनल कॉल ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ. तो फाइनल कॉल का कॉल्स इन एडवांस 10,000 शेयर्स पर. कॉल्स इन एडवांस जब रिसीव होता है एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 10,000 इंटू 2.5. 2.5 है फाइनल कॉल 25,000. तो फर्स्ट कॉल के टाइम देखो एंट्री क्या पास होगा. दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख जो फर्स्ट कॉल का रिसीव हुआ प्लस 25,000 जो कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ. 2,25,000 टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख टू कॉल्स इन एडवांस 25,000. राइट. देन फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 2.5 इज 2,50,000. सो फाइनल कॉल को ड्यू किया. देन फाइनल कॉल को रिसीव करने का एंट्री. फाइनल कॉल को रिसीव करने का एंट्री करते हैं. 1 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी ने अलॉट किया था जिसमें से 10,000 शेयर्स जो मिस्टर नायर के पास है उस पर कंपनी को पहले कॉल्स इन एडवांस मिल चुका है, तो वो अब उससे और कुछ नहीं मिलेगा. देन एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर्स है उससे फाइनल कॉल का रुपया रिसीव नहीं हुआ. कॉल्स इन एरियर है. तो अल्टीमेटली फाइनल कॉल के टाइम कितने शेयर्स पर फाइनल कॉल का रुपया रिसीव हुआ है? 89,000. यानी बैंक में फाइनल कॉल का रुपया 89,000 शेयर्स पर आया 2.5 करके. ठीक है. कॉल्स इन अरियर 1,000 शेयर्स पर 2.5 करके कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट. एंड इसी टाइम वो कॉल्स इन एडवांस का रुपया एडजस्ट होगा. तो जब कॉल्स इन एडवांस का रुपया एडजस्ट होता है तो कंपनी का लाइबिलिटी कॉल्स इन एडवांस के लिए खत्म. डिस्चार्ज. लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट. कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट. इधर में कॉल्स इन एडवांस आकर एडजस्ट हो गया. 10,000 इंटू 2.5 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख इंटू 2.5. क्लियर है. सो बैंक अकाउंट डेबिट 89,000 into 2.5. Calls in arrear account debit 1,000 into 2.5. Calls in advance account debit 10,000 into 2.5. To equity share final call account 1 lakh into 2.5.
क्लियर? तो कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो गया है। अब कंपनी को कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट देना बनता है। ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है विच इज पेएबल टू द शेयर होल्डर। तो एंट्री इज इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है डेबिट टू शेयर होल्डर, पेएबल टू द शेयर होल्डर, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। कितना कैलकुलेट किया था? 750। तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट 750। देन ड्यू करने के बाद ये इंटरेस्ट पे कर देंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट हो रहा है। हु इज द रिसीवर? शेयर होल्डर, डेबिट द रिसीवर शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 750। देन ये एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, एंड ईयर के एंड में हर नॉमिनल अकाउंट को अपने क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंस है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये करना इन लोगों ने किया नहीं है, ईयर के एंड में करते हैं इसको। नेक्स्ट, जैसे कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है वैसे ही कंपनी कॉल्स इन अरियर पर अपने शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम है टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का ड्यू एंट्री इज शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट क्यों? बिकॉज ये शेयर होल्डर से रिसीवेबल है, रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, पेबल को क्रेडिट करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर ये इनकम है बोलकर क्रेडिट 41.67 जो हमने कैलकुलेट किया था। अब इसका पेमेंट कर देगा, पेमेंट करेगा विद द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन कितने अमाउंट का था? 2500 लिखा हुआ है ना इसने। किसने? 2 मंथ्स बाद, 2 मंथ्स बाद shareholder paid his due amount after 2 months along with interest। calls in arrear 2500 का है and interest 41.67, राइट। तो ये शेयर होल्डर से रिसीव हुआ कंपनी को, कंपनी रिसीव्ड 2541.67। तो एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट 2541.67 टू कॉल्स इन अरियर 2500 टू शेयर होल्डर 41.67। इसके अगर कंफ्यूजन है तो दो एंट्री पास कर सकते हैं। एक है अरियर का पैसा रिसीव हुआ है, अरियर का पैसा जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर 2500। दूसरा एंट्री इंटरेस्ट का रुपया रिसीव है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट 41.67। शेयर होल्डर से रिसीव, शेयर होल्डर इज द गिवर। एंड देन लास्ट में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर जो कंपनी के लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर क्लोज होगा। इनकम है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल करने से ये इंटरेस्ट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा ईयर के एंड में। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। देखो जब क्या होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर से कॉल का रुपया रिसीव नहीं होता तो रिमाइंडर्स देने के बाद भी रिसीव नहीं हुआ तो अल्टीमेटली कंपनी क्या करेगा? उन शेयर्स को कैंसिल कर देगी एंड इन शेयर्स पर कंपनी को जो पहले रिसीव हो चुका था से एप्लीकेशन मनी तो रिसीव सबसे ही हो जाता है। सो जो मनी ऑलरेडी रिसीव हो चुका है इन शेयर्स पर उनको कंपनी रिफंड नहीं करेगा, अपने पास रख लेगा। सो वी कॉल इट एज कंपनी विल forfeit that amount।
मतलब वो रिफंड नहीं करने वाला। शेयर्स कैंसिल करके शेयर्स कैंसिल कर देगा कंपनी, और जो रुपया पहले रिसीव हो चुका है उसको रख लेगा। दिस इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर। दिस इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर। यानी किसी शेयर होल्डर से अगर कंपनी को कॉल का रुपया रिसीव नहीं होता है, तो कंपनी लास्ट स्टेप में उन शेयर्स को कैंसिल करके शेयर होल्डर से पहले जो रिसीव हो चुका है वो रुपया को रिफंड कर लेगा, सॉरी, फोरफीट कर लेगा, रिफंड नहीं करेगा। आई बात समझ में? यानी कि ऐसा नहीं कि शेयर्स कैंसिल हो गया तो शेयर होल्डर को पुराना रुपया कंपनी रिफंड कर देता है, नहीं। रिफंड की जगह क्या करेगा, फोरफीट रख लेगा। ठीक है, तो फोरफीचर का क्या एंट्री पास होता है, ध्यान से सुनेंगे इसको। फोरफीचर के लिए क्या एंट्री पास होगा? अब शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं कंपनी, यानी शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, तो पहले जो एंट्रीज पास हो चुकी है उनका इफेक्ट को रिवर्स करेगा, क्योंकि अब ये शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं। तो इन शेयर्स के रेस्पेक्ट में पहले जो एंट्रीज पास हो चुकी है उनका इफेक्ट को रिवर्स करेगा। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ फोरफीचर का एंट्री रिकॉर्ड होता है। क्या एंट्री पास करते हैं अपने फोरफीचर के लिए? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब शेयर्स अलॉट हुआ था तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए थे। अभी शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, शेयर कैपिटल डिक्रीज, डेबिट। कितना से डेबिट होगा ये? विद द अमाउंट कॉल्ड अप टूवर्ड्स कैपिटल। यानी कंपनी ने कैपिटल के लिए अभी तक जितना मांग लिया था कैपिटल के लिए, बिकॉज जब भी कंपनी कोई भी इंस्टॉलमेंट को कॉल अप करता है, जैसे अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ, कॉल मनी ड्यू हुआ, तो हर ड्यू के एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो अभी फोरफीचर के टाइम क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं विद द अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड अप टूवर्ड्स कैपिटल। क्योंकि जब भी कंपनी रुपया कॉल करता है, इंस्टॉलमेंट का रुपया मांगता है, जैसे अलॉटमेंट मनी ड्यू करता है, कॉल मनी ड्यू करता है, तो उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है कैपिटल वाले अमाउंट के लिए। तो अभी फोरफीचर के टाइम रिवर्स करना है, तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ व्हाट अमाउंट, द अमाउंट कॉल्ड अप टूवर्ड्स कैपिटल। यानी पहले जितने अमाउंट से शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था, अभी फोरफीचर के टाइम उतने अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, व्हेन द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं वंस द शेयर्स आर अलॉटेड। वंस द शेयर्स आर अलॉटेड, एसपीआर का अमाउंट हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो अभी फोरफीचर के टाइम में रिवर्स कर रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। बट इसमें एक चीज याद रखना है, कंपनीज एक्ट क्या बोलते हैं,
अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का रुपया रिसीव हो चुका है, वो रुपया ऑलरेडी कंपनी के पास है, देन फोर फ्यूचर के एंट्री में कहीं पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। देन फोर फ्यूचर के एंट्री में कहीं पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो चुका है। यानी कंपनी बोलता है इसको रियलाइज्ड प्रॉफिट है तो उसको वैसे ही रहने दो, फोर फ्यूचर के एंट्री में एसपीआर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा जब एसपीआर रिसीव हो चुका है। यानी एसपीआर अकाउंट डेबिट कब होगा? ओनली व्हेन एसपीआर इज नॉट रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी के साथ प्रीमियम का रुपया भी मांगा था, और जो शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट मनी फेल कर देता है, तो उस शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ। अलॉटमेंट मनी में ही प्रीमियम था, यानी अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम था तो प्रीमियम का रुपया भी रिसीव नहीं हुआ। सो इन दैट केस, जब हम इस शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफीट करेंगे तो फोरफीचर के एंट्री में सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट को डेबिट करना है, बिकॉज प्रीमियम का रुपया रिसीव नहीं हुआ है। ओके, सो क्या कंक्लूजन निकाले? फोरफीचर के एंट्री में एसपीआर अकाउंट डेबिट तभी होगा जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो फोरफीचर के पूरे एंट्री में कहीं पर भी प्रीमियम का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्रेडिट कौन सा काउंट करेंगे? कॉल्स इन अरियर, बिकॉज ये वही शेयर होल्डर है जिसने अभी तक कॉल्स इन अरियर का रुपया नहीं दिया, तो उसका रुपया, वो रुपया कॉल्स इन अरियर में डेबिट होके रखा हुआ है। जब कॉल्स इन अरियर हुआ था तो हम लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट किए थे। अभी इसके शेयर्स को हम फोरफीट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो कॉल्स इन अरियर को बुक्स में से हटा देंगे, बिकॉज अब क्या मिलना है इससे, इसका तो शेयर्स ही कैंसिल कर रहे हैं, तो इसीलिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट। तो ये वो रुपया है जो रिसीव नहीं हुआ था, वो कॉल्स इन अरियर में डेबिट होके रखा हुआ था, तो अभी फोर फ्यूचर के टाइम कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करके, तो ये वो रुपया जो रिसीव नहीं हुआ था, एंड जो रुपया कंपनी को रिसीव हो चुका है, जो रुपया कंपनी को उन शेयर्स पर रिसीव हो चुका है, उसको तो कंपनी रिफंड नहीं करने वाला ना, रिफंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि शेयर्स कैंसिल तो आपका, आपसे जो पहले रुपया रिसीव हुआ था वो रिफंड करेगा कंपनी, नहीं, रिफंड नहीं करेगा। तो क्या करेगा? अपने पास रख लेगा। इसको अपने क्या बोलते हैं? फोरफीट करना। यानी रुपया, शेयर होल्डर का रुपया गया, कंपनी के पास रह जाएगा, कंपनी रख लेगा उसको, फोरफीट कर लिया, तो जो रुपया रिसीव हो चुका है वो फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो शेयर फोरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड with the amount received towards capital. So why towards capital only? Because if any amount has been received towards premium, कंपनीज एक्ट क्या बोलते हैं, उसका फोरफीचर के एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। प्रीमियम के लिए जो रिसीव हो चुका है, फोरफीचर के एंट्री में उसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो इसलिए फोरफीचर अकाउंट में कौन सा रुपया जाएगा? द अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल। प्रीमियम के लिए जो रिसीव हो चुका है वो फोरफीचर के एंट्री में उसका कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, यानी फोरफीचर अकाउंट में कौन सा रुपया क्रेडिट होगा? द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल ओनली। क्लियर?
तो ये फोर फीचर का एक सिंगल एंट्री है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम का रुपया रिसीव नहीं हुआ है तभी। टू कॉल्स इन अरियर, जितना सा भी कॉल्स इन अरियर डेबिट हुआ था उतना से कॉल्स इन अरियर फोर फीचर के एंट्री में क्रेडिट। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट with the amount received towards capital। ओके, तो अभी illustration 10। A forfeited 30,000 equity shares of rupees 10 each fully called up। called up मतलब 10 रुपया कॉल हो चुके हैं। so the amount called up towards capital is 10। अच्छा, कैपिटल के लिए मैक्सिमम कितना कॉल अप हो सकता है? what is the full amount that can be called up towards capital? it is only the face value, बिकॉज फेस वैल्यू का अमाउंट हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सो व्हाट इज द फुल अमाउंट दैट कैन बी कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल? इट इज ओनली अप टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10 रुपये, शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप, यानी कैपिटल अकाउंट पहले 10 रुपये से क्रेडिट हुआ है। कॉल्ड अप अमाउंट इज रुपीज 10, तो अभी फोर फीचर के टाइम में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये से। आई बात समझ में? हेल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 4 रुपए का फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ इससे, तो ये कॉल्स इन अरियर 10,000 इंटू 30,000 इंटू 4, 1,20,000 कॉल्स इन अरियर है। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल कॉल्स इन अरियर, फोर फीचर के एंट्री में कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट। However, he paid application money at the rate of rupees 2 per share and allotment money at the rate of rupees 4 per share। 2 plus 4 is 6, यानी 6 रुपया कंपनी को मिल चुका है। ही पेड, जो शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, ही पेड एप्लीकेशन 2 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी 4 पर शेयर, यानी 6 रुपीज पर शेयर द कंपनी हैज रिसीव्ड। तो ये जो रिसीव हो चुका है उसको कंपनी फोरफीट कर लेगा, फोर फ्यूचर अकाउंट में डाल देगा, तो इसके लिए फोर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट 30,000 इंटू 6। हिसाब लगा लो, 4 रुपया, 2 रुपया का एप्लीकेशन मनी, 4 रुपया का अलॉटमेंट मनी, 4 रुपया का कॉल मनी, हो गया 10 रुपया का हिसाब। तो एंट्री क्या पास हुआ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट with the amount called up towards capital, shares are fully called up, full amount is 10, 30,000 into 10। two calls in arrear, two calls in arrear, two calls in arrear, final call arrear में है 30,000 into 4। to share four feature account, the amount received towards capital 30,000 into 6। next 11, X Limited forfeited 20,000 equity shares of rupees 10 each। So 20,000 equity shares forfeit किए, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। रुपीज 8 कॉल्ड अप, रुपीज 8 कॉल्ड अप, यानी कॉल्ड अप अमाउंट इज रुपीज 8, यानी कंपनी ने अभी तक 8 रुपया मांगा है। कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितना तक इंस्टॉलमेंट मांग लिया है? 8 रुपया तक मांग लिया कंपनी, यानी 2 रुपया अभी तक कॉल करना बाकी है। वो बाकी है तो बाकी रहने दो उसको, अभी तक 8 रुपया कंपनी मांग चुके हैं। एंड जब भी कंपनी इंस्टॉलमेंट मांगता है, ड्यू करता है, तो ड्यू के एंट्री में हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अभी इन्हीं शेयर्स को हम फोरफीट कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा with the amount called up towards capital, and called up amount is rupees 8, तो share capital account debit 20,000 into 8, 1,60,000। for non-payment of first call at the rate of rupees 2,
सो कॉल्स इन अरियर, फर्स्ट कॉल का है 20,000 इंटू 2 40,000। सो फॉर फ्यूचर के एंट्री में कॉल्स इन अरियर क्रेडिट रिवर्स करने के लिए टू कॉल्स इन अरियर 20,000 to 40,000. Application money at the rate of rupees 2 per share, allotment money at the rate of rupees 4 per share have already been received by the company. जिनको कंपनी क्या करेगा, फोरफीट कर लेगा, फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल देगा. सो व्हाट इज द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन फॉर फ्यूचर अकाउंट? द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल 2 plus 4 6, 6 into 20,000 1,20,000. क्लियर, हिसाब लगा लो. 8 रुपीज कॉलअप हुआ था. एंड देखो ये कॉलअप कंपनी कैसे किया था, एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट मनी 4, फर्स्ट कॉल मनी 2, तो हो गया 8, है ना. यानी फर्स्ट कॉल तक ही कॉलअप हुआ था, फाइनल कॉल 2 रुपए का अभी तक कॉल करना बाकी है, तो उसका फोर फ्यूचर के एंट्री में कोई इंपैक्ट नहीं होगा. तो एंट्री के पास हुआ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल 20,000 into 8, 8 rupees called up है. Two calls in arrear. First call to share for feature 20,000 into 6, application money and allotment money received towards capital. Illustration 12. X Limited forfeited 5,000 equity shares of rupees 100 each, fully called up. So full amount has been called up. And the full amount which can be called up towards capital is up to face value, which is rupees 100 in this case. Fully called up means the full amount which can be called up towards capital is up to rupees 100 face value. यानी forfeiture के एंट्री में share capital account debit with the amount called up towards capital and the full amount towards capital is rupees 100. So share capital account debit 100 से होगा 5,000 into 100, 5 lakh, which were issued at a premium of 20%. 20% हमेशा face value पर calculate करेंगे. 100 into 20% is 20 rupees. So 20 rupees प्रीमियम का है. तो अभी हम लोग को देखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का रुपया इन शेयर्स पर रिसीव हुआ है या नहीं. अगर रिसीव हो चुका है देन फॉर फ्यूचर के एंट्री में प्रीमियम के अमाउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कहीं पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा. बट अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का रुपया रिसीव नहीं हुआ है देन फॉर फ्यूचर के एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो देख लेते हैं. अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वर, एप्लीकेशन में 20 रुपया, अलॉटमेंट मनी 50 रुपया, 50 रुपया में प्रीमियम है 20 रुपया एंड 30 रुपया टुवर्ड्स कैपिटल. allotment money rupees 50 including premium. Premium is rupees 20 per share, यानी allotment money में 30 is towards capital. First and final call rupees 50. तो हिसाब लगा लो. Application 20, allotment 50, first and final call 50. Total में rupees 120 and shares were issued at a premium of rupees 120. यानी इश्यू प्राइस एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 20, यानी इश्यू प्राइस इज रुपीज 100 प्लस 20 इज इक्वल टू रुपीज 120. तो 120 का हिसाब मेरे को मिल गया. सो रुपीज 120 इज द इश्यू प्राइस जिसको कंपनी ने एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 50 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50 करके मांगा है. Only application money was paid by the shareholder in respect of these shares. केवल एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुआ है. देखो एप्लीकेशन मनी तो बाय डिफॉल्ट हर एक शेयर होल्डर से रिसीव होना ही है, बिकॉज वो तो एप्लीकेशन के टाइम ही शेयर होल्डर को देना पड़ता है, तो ये तो सबसे रिसीव होगा.
यानी एप्लीकेशन मनी के बाद अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ये दोनों रिसीव नहीं हुए। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं, और अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम भी है। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ। एंड जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो अपने शेयर फीचर के एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। 20 × 5,000, 5,000 × 20 करके डेबिट होगा। टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, कौन सा कॉल अरियर में है? केवल एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुआ, यानी allotment money, first and final call money, they both are in arrears. Allotment money 50 plus first and final call 50, 100 rupees का calls in arrear. So two calls in arrear, 5,000 into 100. Two share forfeiture account with the amount received towards capital. Only application money was paid by the shareholder, rupees 20, and इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, यानी ये 20 रुपया पूरा टुवर्ड्स कैपिटल है। सो ये फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 5,000 into 20। सो एंट्री क्या पास हुआ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 into 100, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5,000 into 20, 5,000 into 20। टू कॉल्स इन अरियर 5,000 into 100, 5 लाख। आपको टू कॉल्स इन अरियर करना है एग्जाम में, हाँ। टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर 5,000 into 100, 100 का हिसाब इस अलॉटमेंट मनी 50, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 50, दोनों ही रिसीव नहीं हुआ तो 50 + 50 100, 5,000 into 100। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 5,000 into 20, 20 केवल एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ था। इलास्ट्रेशन 13 प्रोरेटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है, यानी प्रोरेटा अलॉटमेंट प्लस फोर फीचर, दोनों का एक कॉम्बो क्वेश्चन है जो कि अपने थोड़ी देर में करेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, अभी जब कंपनी शेयर्स फोरफीट कर लेते हैं, यानी शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं, तो उन्हीं शेयर्स को कंपनी दोबारा से किसी दूसरे शेयर होल्डर को री इश्यू कर सकता है। यानी फोरफिटेड शेयर्स कैन बी री इश्यूड टू अनदर शेयर होल्डर, and these forfeited shares can be reissued at par, premium or at discount। इन जनरल क्या होता है? शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट, बट फोरफिटेड शेयर्स जो कैंसल्ड शेयर्स है वो री इश्यू डिस्काउंट में हो सकते हैं। सर डिस्काउंट में अगर री इश्यू करेंगे तो डिस्काउंट में री इश्यू करने का मतलब कंपनी कम रुपया ले रहा है तो कंपनी को लॉस है। तो ये जो लॉस है डिस्काउंट ऑन री इश्यू का, इसको कंपनी कैसे बेयर करेगा? ये जो डिस्काउंट ऑन री इश्यू है, लॉस, इसको कंपनी कहां से एडजस्ट करेगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट से। बिकॉज शेयर फोरफीचर अकाउंट में वो रुपया पड़ा हुआ है जो पिछले शेयर होल्डर से रिसीव हो चुका था कंपनी को, जो पिछले शेयर होल्डर से रिसीव हो चुका था कंपनी। तो उन्हीं रुपया में से कंपनी ये लॉस ड्यू टू री इश्यू एट डिस्काउंट वो एडजस्ट करेगा, राइट। सो अगर री इश्यू डिस्काउंट में होता है तो उसका लॉस कहां से एडजस्ट होता है? शेयर फोरफीचर अकाउंट में से।
बिकॉज शेयर फोरफीचर अकाउंट में इससे पहले जो शेयर होल्डर था उससे जो रिसीव हो चुका था वो फोरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो अगर अपने री इशू डिस्काउंट में करते हैं तो डिस्काउंट का वो लॉस, यानी जो कम रुपया लिया हम लोगों ने नए शेयर होल्डर से, उसका भरपाई किधर से हो रहा है? उन रुपये से हो रहा है जो पिछले शेयर होल्डर से मिल चुका था। यानी नए शेयर होल्डर से जो नहीं मिला, वो लॉस का मेकअप कहां से हो रहा है? जो पिछले शेयर होल्डर से मिल चुका था। यानी अपने क्या समझे, अगर कंपनी री इश्यू एट ए डिस्काउंट करता है तो डिस्काउंट किस हद तक किस हद तक डिस्काउंट में री इश्यू कर सकता है? जितना रुपया फोरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है। So company can reissue forfeited shares at a discount only to the extent the amount is lying, the balance is lying in the forfeiture account. यानी forfeiture account में जितना रुपया है उतना ही अमाउंट का डिस्काउंट में री इशू कर सकता है कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को। ठीक है। तो जैसे इशू का री इशू का एंट्री बिल्कुल नॉर्मल इशू की तरह होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट अगर री इशू डिस्काउंट में हुआ है यानी बैंक में रुपया कम आया है, तो बैंक में जितना रुपया है उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और डिस्काउंट ऑन री इशू का जो लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं। तो इसमें डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो री इशू का एंट्री के लिए बैंक अकाउंट डेबिट जितना रुपया रिसीव हुआ है री इशू करके, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट whatever is the discount on reissue। ये लॉस अपने फोरफीचर अकाउंट में से निकाल रहे बोल के लॉसेस को डेबिट करते हैं, फोरफीचर अकाउंट में से निकाल रहे बोल के फोरफीचर अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो लॉस को सीधा हम लोग फोरफीचर अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, स्ट्रेट डायरेक्ट फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जो फोरफिटेड शेयर्स री इशू हो चुके हैं, री इशू करने के बाद अगर हम देखते हैं कि फोरफीचर अकाउंट में अभी भी कोई बैलेंस बचा हुआ है, तो उसका तो अब कोई काम नहीं है, बिकॉज ये फोरफिटेड शेयर्स री इशू हो चुके हैं। री इशू हो चुके हैं तो री इशू तक का हम वेट करते हैं कि क्या डिस्काउंट में री इशू हुआ तो फोरफीचर अकाउंट में से वो डिस्काउंट का लॉस का भरपाई कर लेंगे। तो री इशू तक का वेट करते हैं। जब री इशू हो जाता है, फोरफिटेड शेयर्स का जब री इशू हो जाता है, उसके बाद फोरफीचर अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचा हुआ है तो वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि शेयर्स री इशू हो चुके हैं। तो फोरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचा हुआ उसको हम प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट की तरह करते हैं। तो इसीलिए हम फोरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचा हुआ है आफ्टर द री इशू उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जब शेयर्स फोरफीट हुआ था, फोरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किए थे। अभी री इशू करने के बाद फोरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचा हुआ है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर करने के एंट्री में फोरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज फोरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचा है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके फोरफीचर अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। तो फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? अब इलस्ट्रेशन 14। Mr. Long, who was the holder of 2000 preference shares of rupees 100 each, on which rupees 75 per share has been called up
कॉल्ड अप अमाउंट ₹75 का है, यानी फोर फीचर के एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट हमेशा कितना से होगा? विद द अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड अप, एंड कॉल्ड अप अमाउंट इसमें 75 पर शेयर है। कुड नॉट पे हिज ड्यूज, मिस्टर लॉन्ग के पास ये 2000 शेयर्स थे। मिस्टर लॉन्ग कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच एट ₹25 पर शेयर, यानी अलॉटमेंट मनी ₹25, फर्स्ट कॉल मनी ₹25, दोनों का रुपया मिस्टर लॉन्ग ने नहीं दिया, तो दोनों का रुपया कॉल्स इन अरियर में पड़ा हुआ है, तो फोरफीचर के एंट्री में हम लोग कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करते हैं रिवर्स करने के लिए। 25 + 25 50, सो 2000 इंटू 50, यानी इसी से समझ जाओ 75 कॉल्ड अप अमाउंट है, जिसमें से अलॉटमेंट मनी ₹25 का मिस्टर लॉन्ग ने पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल मनी ₹25 का मिस्टर लॉन्ग ने पे नहीं किया, तो बाकी बचा जो 75 है वो एप्लीकेशन मनी होगा। अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल मनी पता है, तो बैलेंस अमाउंट एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी बाय डिफॉल्ट हर एक शेयर होल्डर से मिलेगा ही, तो वो एप्लीकेशन मनी ₹25 का कंपनी फोरफीट कर लेगा, जिसको कंपनी फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। सो 2000 इंटू 25। क्लियर? सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to calls in earlier to share forfeiture account. So the directors forfeited the above shares and reissue 1500 of such shares. forfeit कितना शेयर्स किया था? 2000 शेयर्स, और इन 2000 forfeited शेयर्स में से कंपनी कितना शेयर्स रीइश्यू कर रही है? 1500, यानी 500 शेयर्स अभी भी forfeited है, पड़ा हुआ forfeited, रीइश्यू नहीं हुआ है। रीइश्यू कितना शेयर्स हुआ? 1500, किसको? टू मिस्टर लॉन्ग एट ₹65 पर शेयर, यानी री इश्यू कितने प्राइस पर किया? 65, यानी 65 बैंक में रिसीव हुआ है, पेड अप एज 75 पर शेयर, पेड अप एज 75 पर शेयर, यानी इसको 75 पेड अप मान लेना है, बट री इश्यू तो 65 में हुआ, यानी कंपनी ने री इश्यू के टाइम मिस्टर शॉर्ट से 65 लिया, जबकि इसको कितना मान लेना है? 75 पेड अप, यानी ₹10 का डिस्काउंट में इशू है, और ये ₹10 का डिस्काउंट लॉस है कंपनी के, और ये लॉस का रुपया कंपनी कहां से निकालेगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट में से, तो इस लॉस के लिए शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। सो शेयर फोरफीचर अकाउंट कितना से डेबिट होगा? विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू, ₹10। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 into 65, share forfeiture account debit 1500 into 10, to share capital account, preference share capital account 1500 into 75, बिकॉज उसको 75 पेड अप मान लेना, यानी कैपिटल में 75 क्रेडिट होगा। अब देखो री इश्यू 1500 शेयर्स हुए, तो हमें क्या करना है? जितने नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यू है, केवल उतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए फोरफीचर अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा हुआ है, उसको हम लोग फोरफीचर अकाउंट में से निकालकर कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री केवल री इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स के लिए होगा।
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री इज अ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉर फ्यूचर अकाउंट को पहले क्रेडिट किया था, अभी वहां से रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसको कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का एंट्री इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये जो ट्रांसफर का एंट्री है, ये केवल रीइश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स के लिए होगा। रीइश्यू 1500 शेयर्स किया है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का एंट्री केवल 1500 शेयर्स के लिए होगा। तो इन 1500 शेयर्स के लिए फॉरफ्यूचर अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? फॉरफ्यूचर अकाउंट में पहले से 25 था, री इशू 10 रुपया डिस्काउंट में हुआ, तो डिस्काउंट का लॉस हम लोग फॉरफ्यूचर अकाउंट में से निकाल लिए, यानी फॉरफ्यूचर अकाउंट में 25 माइनस 10 15 रुपया करके पड़ा हुआ है फॉर दीज 1500 शेयर्स जो रीइश्यू हो गए हैं। तो फॉरफ्यूचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है फॉर दीज 1500 रीइश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स? 25 रुपया पहले से था, री इशू डिस्काउंट में हुए, डिस्काउंट 10 रुपये का है, वो हमने फॉर फ्यूचर अकाउंट में से निकाल लिया। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना बचा? 25 माइनस 10 15। सो 1500 इंटू 15 करके हम लोग फॉर फ्यूचर अकाउंट में से कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, यानी फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा? अब ये तीनों एंट्रीज पास करने के बाद फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो केवल 500 शेयर्स जो अभी भी फोरफिटेड पड़े हुए हैं, री इशू नहीं हुए। ये तीनों एंट्रीज पास करने के बाद फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा? बचेगा सिर्फ इन 500 शेयर्स के लिए जो अभी भी फोरफिटेड पड़े हुए, जो अभी तक री इशू नहीं हुए। कितना करके? 25 रुपया करके। 12,500। करेक्ट। तो आप फॉर फ्यूचर अकाउंट को टान के देख लेना, फॉर फ्यूचर अकाउंट में इतना अमाउंट आपको बैलेंस मिलेगा, 525। क्लियर है? ठीक है, चलो अभी यहीं तक पॉज कर रहे हैं, इसके बाद जो क्वेश्चंस वो अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है।